ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभियोग की। विपक्ष इस समय राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कटिबद्ध हो गया है और जैसे कि अभी ताज़ी सूचना मिली है कि 90 सांसदों ने उसमें दस्तखत भी कर दिए हैं। अब राज्यसभा में यदि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो जाता है राज्यसभा से, तो भी इसकी पुष्टि के लिए लोकसभा जाना पड़ेगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो इससे विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे और विपक्ष को नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। नुकसान जो भी होगा वो या तो जगदीप धनखड़ साहब का होगा या सत्तारूढ़ दल का होगा, लेकिन विपक्ष को पहली बार आसंदी के बारे में बोलने का पूरा मौका मिलेगा जो अभी तक वो नहीं बोल पा रहे हैं। राज्यसभा में महाभियोग यदि पेश किया जाता है तो उस स्थिति में विपक्ष के पास ये मौका होगा कि वो आसंदी की गलतियों को जिनके कारण वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं उसके बारे में उन्हें चर्चा करने का अवसर मिलेगा। राज्यसभा में अभी सत्तारूढ़ दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। 3 सितंबर को 12 सीटों का मतदान होने जा रहा राज्यसभा का और इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी या एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। जो दल इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जुड़े हैं वो जिसको भी समर्थन दे देंगे उसके हिसाब से ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है या अस्वीकृत होता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा। अब चूँकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है तो ऐसी स्थिति में अब जो नया सत्र आएगा तभी इस मामले में चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। तो नए सत्र आने में अभी समय है और तब तक कितना पानी बह जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन नियम यह है कि यदि महाभियोग लाया जाता है और राज्यसभा से वह पास भी हो जाता है उसके बाद भी इसे लोकसभा से भी अनुमोदन कराना पड़ेगा। दोनों सदनों में यदि इसका अनुमोदन हो जाता है तभी अविश्वास प्रस्ताव और जो महाभियोग है वो महाभियोग लागू होगा और नए फिर उसका चुनाव होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो अब इसमें जो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि विपक्ष को इस महाभियोग प्रस्ताव को लाने से उसके दोनों हाथों में लड्डू ही रहेंगे। एक तो वो जब महाभियोग पर चर्चा करेंगे तो आसंदी के बारे में खुल के अपनी बात कह पाएंगे कि आसंदी में उनके क्यों विश्वास नहीं है, आसंदी उनके साथ ऐसा कौन सा व्यवहार कर रही है जो संसदीय परंपराओं के और संसदीय नियमों के विपरीत है। निश्चित रूप से लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को संसदीय नियमों का पालन करना पड़ता है और पक्ष और विपक्ष जिस दिन उनका निर्वाचन हो जाता है उस समय वह किसी पक्ष के नहीं होते हैं, भले बहुमत के आधार पर उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी ही चुनती है, लेकिन जब वो अध्यक्ष के पद में आ जाते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो भी सांसद हैं उन सबकी या संसदीय व्यवस्थाओं की रक्षा करने का दायित्व संविधान ने अध्यक्ष को दे रखा है और अध्यक्ष का ये जो विशेषाधिकार है तो उसमें उन्हें सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। अभी तक की परंपरा ये रही है कि विपक्ष जिन बातों पर मांग करता है या जिन चीज़ों को लेकर उसकी सत्ता पक्ष से असहमति बनती है ऐसे मामलों में आसंदी मध्यस्थता करके और दोनों के बीच में एक समन्वय बनाती है और उस समन्वय के आधार पर
और सदन की कार्रवाई चलती रहती हैं। लगभग 75 साल का लोकतंत्र भारत में हो गया और आसंदी के बारे में कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि उसको महाभियोग प्रस्ताव लाने की नौबत आए। ये नौबत क्यों आई, इस पर विचार करना जरूरी है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से पहले 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की अध्यक्ष थीं और उनके कार्यकाल में एक अच्छा समन्वय जो है वो उन्होंने बना के रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर वेंकैया नायडू साहब थे, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल बना के रखा हुआ था और ये संसदीय परंपराएं जो चली आ रही थीं उसके अनुसार ही इनने वो रखा था। लेकिन जब 2019 में नई सरकार बनी और उसके बाद आसंदी में नए अध्यक्ष महोदय आए लोकसभा में और राज्यसभा में वेंकैया नायडू जी के बाद जब जगदीप धनखड़ साहब को चुना गया, उसके बाद से पक्ष और विपक्ष में तकरार होने लगी। पिछली बार जिस तरीके से 153 सांसदों को सदन से निष्कासित किया गया था, सदन से बहुत से बिल ऐसे हो रहे हैं कि जो मनी बिल के रूप में पास कराए जा रहे हैं, जो मनी बिल के दायरे में नहीं आते हैं, या बिल तुरंत आनन फानन में प्रस्तुत किए गए और घंटे 2 घंटे का समय पर चर्चा करा के और उसे विपक्ष को या तो बोलने का मौका नहीं मिला या हो हल्ला हंगामे के बीच उन बिलों को ध्वनि मत से पास करा लिया गया। तो विपक्ष 2019 से 2024 के बीच में बहुत कमज़ोर था, जिसके कारण विपक्ष चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में स्थितियां अब बदल रही हैं। राज्यसभा में कोई बहुत ज़्यादा स्थिति तो नहीं बदली है, लेकिन बीजू जनता दल और जो दूसरे दल होते थे जो चुनाव से या तो बहिष्कार कर देते थे जब मतदान की स्थिति आती थी और सरकार के पक्ष में काम कर देते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और बीजेपी के पास अभी 86 सदस्य उसके हैं और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 12 सीटों के 10 सीटें और उन्हें मिल सकती तो 96 हो जाएंगे। एनडीए के पास अभी 111 सीटें हैं। चुनाव के बाद 113 सीटों की बात हो रही है कि शायद 113 सीटों पर एनडीए गठबंधन होगा। बाकी के जो दल हैं, तो यदि आप ये मोटा मोटी मान लें तो 196-97 लोग तो एनडीए और इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, लेकिन राज्यसभा की सदस्य संख्या 225 है। तो उसमें से करीब 28-30 सदस्य ऐसे होते हैं कि जो जिस तरफ जाएंगे उस तरफ वो मतदान में उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर सत्तारूढ़ दल भी संशय में है और विपक्षी दल भी इस बात के लेकर संशय में है कि यदि उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो ये पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष को इस बात की मतलब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हम जब महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा कराएंगे तो हम आसंदी के द्वारा जो पिछले वर्षों में काम किया गया है, जिस तरीके से सदस्यों का निष्कासन किया है, विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ आसंदी का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन यदि नहीं हो रहा है तो उसको लेकर वो अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, जो अभी तक नहीं कह पा रहे थे क्योंकि आसंदी के पास विशेषाधिकार होता है और खुलकर वो अपनी बात नहीं कह पाते थे। अब ये बात महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से कह पाएंगे। तो यदि कह पाएंगे तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी, हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। तो इसको लेकर एक विपक्ष को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आसंदी आगे चल के ठीक तरीके से काम करे। एक स्थिति ये बन सकती है और यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया और लोकसभा में जाके गिर गया तो भी अध्यक्ष आसंदी के सभापति तो जगदीप धनखड़ साहब बने रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर ये दबाव होगा कि वह संसदीय परंपराओं का और संविधान के अनुसार उसका पालन करें, पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल बना के रखें
और यदि इतना दबाव भी विपक्ष का बन जाता है तो ये विपक्ष की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब देखना ये है कि ये जो तल्खी बनी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इसको लेकर इस तल्खी को मिटाने के प्रयास भी हो रहे हैं कि ये महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत ना हो। अभी इसके लिए काफ़ी समय है। जब अगला सत्र शुरू होगा तभी मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव आएगा और उस पर तब चर्चा हो पाएगी। दोनों सदनों से जब इसका अनुमोदन हो जाएगा तो ही महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है। यदि एक सदन राज्यसभा से पास भी हो गया और लोकसभा से पास नहीं हुआ तो जगदीप धनखड़ साहब फिर भी राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। तो स्थितियां तो बड़ी विकट हैं, लेकिन जो भी हो रहा है, कहते हैं कि जो भी भगवान करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो जिस तरीके की पिछले 10 साल में संसदीय परंपराओं में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दूरियां बनती चली जा रही थीं और आसंदी एक तरह से जो सरकार चाहती थी वही करती थी और उसमें विपक्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। लेकिन अब यदि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं तो आसंदी के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा कि वो विपक्ष को अनदेखा कर दे। लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों ने जब कोई भी ऐसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई है तो अब वो पिछले संदर्भ में या जो वर्तमान का संदर्भ होता है उसको लेकर आसंदी को ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि साहब आपने उनके साथ ऐसा किया था या सत्ता पक्ष ने ये बोला तो आपने उनको नहीं टोका था, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं तो आप हमें टोकते हो। तो ये सब बातें अब आसंदी के ऊपर भी एक दबाव बन गया है और वो दबाव ऐसा है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ उन्हें विपक्ष को भी साथ लेके चलना है। तो इससे लगता है कि शायद ये जो महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है वो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए एक सही समय पर सही कदम होगा और इसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और मदद मिलेगी। एक और जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी समय समय पर बातें होती रही हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी। वो बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष को मतलब फिर भी अपने तौर तरीके से संभाल लेते हैं कि जिसके कारण ये स्थितियां लोकसभा में तो नहीं बन पाई हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की आसंदी जिस तरीके का व्यवहार करती है उसको लेकर अब उसे भी सोचना पड़ेगा कि हम विपक्ष के साथ भले हम सत्ता पक्ष के दबाव में रहें, लेकिन विपक्ष को भी ये ना लगे कि उसके साथ पूरा अन्याय हो गया है। अभी ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ा कि विनेश फोगाट के मामले में विपक्ष चाहता था कि राज्यसभा में चर्चा हो और विपक्ष का ये अधिकार भी है और सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता जो आसंदी निकाल लेती है उसी के अनुसार फिर काम निकल के बाहर आ जाता है। तो आप देखते हैं इस मामले में किस तरीके से निपटारा होता है और जब ये निपटारा हो जाएगा तो किस रूप में सामने आता है, इसको लेकर अब देश में बड़ा कौतूहल बन गया है और लगने लगा है कि हाँ, अब लोकतंत्र में विपक्ष भी एक मजबूत रूप से सामने है और वह बात अपनी ठोस तरीके से कर पा रहा है। नमस्कार।